नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में एक और मॉडल पेपर पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर दैट मीन्स कि आने वाले एग्जाम में 2025 के जो एग्जाम आने वाले हैं आपके, उनको लेकर के एक सेपरेट सब्जेक्ट पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी एग्जाम में आने की 100% संभावना हो, ऐसे ही प्रश्नों पर जो है हम अभी प्रतिदिन, चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो प्रतिदिन अभी डिटेल क्लासेस को होल्ड करके और मॉडल पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में सेकेंड ईयर का एक आधुनिक भारत का इतिहास वाला जो विषय है उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो इस विषय को लेकर के जो है अत्यधिक महत्व के बने हुए हैं। तो इस पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। और उत्तर पुस्तिका कैसे प्राप्त होगी, आपको इसके आंसर शीट कैसे मिलेगी, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सबसे पहले तो मोबाइल को साइलेंट कर दें, ये बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब करता है। ओके फ्रेंड्स, बीए सेकेंड ईयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आइए आगे चल करके पूरा एक सेपरेटली स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए चलूंगा। जो नए छात्र हैं वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 2025 के लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कंटिन्यू मेरी क्लासेस ले रहे हैं वो भली भांति जानते हैं कि जो प्रश्न मैं देकर जाता हूं मॉडल पेपर के रूप में, उनका महत्व एग्जाम के लिए कितना होता है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि अभी तक दैट मीन्स कि आज 30 मार्च है। आज 30 मार्च 2025 है ना। आज मैं जो है लेक्चर ले रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आज तक सेकेंड ईयर में 2025 वाले कितने मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास डिस्कस कर चुके हैं और पाश्चात्य राजनीतिक विचार पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम आधुनिक भारत का इतिहास भी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ में इतिहास वाला जो आपका सब्जेक्ट है मेजर वाला, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि इसके अलावा यदि एग्जाम में समय है आपके पास में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जाते हो आप, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा मॉडल पेपर के बारे में समझ लें, इसकी उत्तर पुस्तिका के बारे में समझ लें, उसके बाद हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो कम से कम समय लेकर यदि मैं आपको समझाऊं तो देखिए, जो नए छात्र हैं पुराने हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्या अनाउंस करने वाला हूं। दरअसल मॉडल पेपर दैट मीन्स कि इस सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो प्रश्न मैं आपको देकर के जाऊंगा इस लेक्चर के माध्यम से। वो सभी प्रश्न और उन प्रश्नों की पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और उनको जो है या तो नोट डाउन कर लें या फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आंसरों की तैयारी कर लें। अब दोस्तों, जो प्रश्न मैं आपको देकर जा रहा हूं, इन प्रश्नों का उत्तर कहां से मिलेगा, तो दो ऑप्शन है आपके पास में। या तो उन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं अपनी बुक से निकाल लें, या फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर की आंसर शीट परचेस कर लें। जी हां, आंसर शीट अवेलेबल है। कहां मिलेगी, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आंसर शीट लेने के लिए भी आपके पास में दो ऑप्शन है, दैट मीन्स की दो सब्सक्रिप्शन प्लान है। एक प्लान है 99 रुपए का, एक 99 रुपए वाला है। 99 रुपए में किसी भी एक विषय की आप आंसर शीट ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी विषयों की आंसर शीट मिल जाए, मॉडल पेपरों की आंसर शीट मिल जाए पीडीएफ के रूप में नोट्स, तो उसके लिए आपको लेना होगा 249 का सब्सक्रिप्शन। एकदम क्लियर रखिएगा मस्तिष्क में, किसी भी एक सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो 99 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और सभी विषयों की लेना चाहते हैं सिलेबस में, आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों की, तो 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मिलेगा कैसे ये, तो करना कुछ नहीं है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और जो नीचे नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए और नीचे अमाउंट लिख दीजिए, कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला या 249 वाला। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी व्हाट्सएप पर ही और आपको पूरा प्लान समझा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, अब लेते हैं अपनी क्लास अर्थात की आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था, दरअसल ये और जान लीजिए कि आज हम कितने प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास जो विषय है, यदि आपने इसकी बुक परचेस की होगी तो समथिंग 400 से 500 पेजेस की बुक आपने परचेस की होगी। और अगर सीरीज भी ली होगी, कोई सीरीज भी, तो कम से कम 150 से 200 पेजेस की वो सीरीज होगी। दैट मीन्स कि एक बड़ा सब्जेक्ट है आपका ये। अब चूंकि बड़ा सब्जेक्ट है तो प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं।
तो उन बहुत सारे प्रश्नों के कारण ही यहां पर मैंने 5 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। इसमें 5 प्रश्न कितने, हर बार मॉडल पेपर में मैं आपको 15 प्रश्न देकर जाता हूं, लेकिन आज मैं आपको 20 प्रश्न दूंगा दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न दूंगा लघु प्रकृति वाले। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 30 प्रश्न आपके हो जाते हैं। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो 20 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं दीर्घ प्रकृति वाले प्रश्नों में और 10 लघुत्री बारे में। तो आइए जरा फटाफट अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और यहां ध्यान से सुन लीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न की जो हेडिंग होगी, मतलब समझिए कि जो की पॉइंट होंगे ना, वहां पर जो है अंडरलाइन में करते हुए चलूंगा। यदि अंडरलाइन नहीं होगा तो, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूं मैं, तो ज्यादा डिजाइन करने का समय मिल नहीं पा रहा है, इस कारण से तो यहां पर अंडरलाइन में आपको हाथों करते हुए चलूंगा, यदि नहीं होगा तो। चलिए, पहला प्रश्न है आज का कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक के प्रथम युद्ध का वर्णन करें, अथवा में है कर्नाटक के प्रथम युद्ध के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, ये प्रश्न क्या बोलता है आपसे, जहां पर मैं है ना, जहां पर ये गोला बना रहा हूं ना, समझ जाइए की पॉइंट है, वहीं पर मैं आपको इसको हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रश्न की भाषा पर जाने की अपेक्षा उसके टर्म को समझिएगा, प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो इस प्रश्न में आपसे दो ही बातें पूछी गई है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्या था, या उस प्रथम युद्ध के बारे में कंप्लीटली चर्चा करनी है। अब जब दीर्घ प्रकृति के प्रश्न में आता है, चाहे कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, उसमें भी पूरे विस्तार से लिखना होता है। तो कर्नाटक प्रथम युद्ध के कारण क्या थे, तो उस कारणों में भी जो है तत्कालीन कारण भी आ जाएंगे और मुख्य कारण भी आ जाएंगे। दो प्रकार से कारण आएंगे इसके। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, ठीक है, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कारण, परिणाम, है ना, कारण और परिणाम, परिणाम साथ में लेकर के चलेंगे इसमें। तो कंप्लीट चर्चा इस पे करनी है। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक का प्रथम युद्ध, उसके बारे में 360 डिग्री के साथ में आप अच्छे से उसको कंफर्म करेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ेंगे उसे। क्लियर? अगला प्रश्न होने वाला है प्लासी और बक्सर का युद्ध। ठीक है यार, देखिए जब आईएमपी क्वेश्चन में देता हूं ना, तो आप लोग जो है बिल्कुल उस पर एक ऐसा मत सोचिए कि जो प्रश्न में लिख दिया बस बिल्कुल वो को वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। यहां पर आईएमपी देने का मतलब होता है कि मेन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में भेटाना। जैसे पहले प्रश्न के रूप में, जैसे ही मैंने आपको बोला कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ है ना, पहला युद्ध हुआ, इसके कारण बताइए, इसका वर्णन कीजिए। तो आपको दिमाग में सिर्फ एक ही तथ्य होना चाहिए कि हमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध कंप्लीट पढ़ करके जाना है, उसके प्रत्येक पक्ष को पढ़ के जाना है। उसी प्रकार से प्लासी और बक्सर का युद्ध, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, प्लासी और बक्सर का युद्ध। तो प्लासी और बक्सर का युद्ध जब आप खोलेंगे किताब में, तो वहां पर आपको इसके कारण देखने को मिलेंगे, घटनाएं देखने को मिलेगी, परिणाम देखने को मिलेंगे। 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी युद्ध के, याद रखिएगा। हाँ, आंसर शीट में पूरा व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया गया है, लेकिन अगर आंसर शीट आप नहीं लेते हैं तो जहां से भी आप इसका उत्तर ले रहे हैं ना, उसको कंप्लीट लीजिएगा, आधा अधूरा है ना छोड़ दीजिएगा, आधा अधूरा मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं। तो द्वैध शासन प्रणाली क्या है, द्वैध शासन प्रणाली, इसको अपनाने के कारण क्या थे और इसके दुष्परिणाम क्या हुए। 3 मेन कॉन्सेप्ट यहां पर आपसे पूछे गए। द्वैध शासन प्रणाली के बारे में कंप्लीट चर्चा, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम, परिणामों में दुष्परिणाम क्या हुए। अब अच्छे परिणाम तो कंपनी के लिए होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भारत के लिए तो दूसरे दुष्परिणाम ही हुए थे, तो उन्हीं दुष्परिणामों पर ही हमें चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में एक पहला महत्वपूर्ण एक्ट था, ये पहला महत्वपूर्ण एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कौन कौन सी थी, रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख धाराएं बताइए। तो इसकी उत्तरदायी परिस्थिति अर्थात की कारण, किन कारणों से रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया भारत में, और इस रेगुलेटिंग एक्ट की धाराएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में डिस्कस करना है। प्रश्न नंबर 5 है सहायक संधि। क्या है सहायक संधि, मेन कॉन्सेप्ट है, इसके लाभ और हानियां आपको बतानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 डलहौजी की हड़प नीति, है ना, डलहौजी की हड़प नीति पर कंप्लीट चर्चा करनी है। इसको लाने के पीछे कारण क्या थे, इसके पीछे सरकार की लालसा क्या थी, इसके परिणाम क्या हुए, आदि आदि पर कंप्लीट चर्चा आपको करनी है। प्रश्न नंबर 7 है विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक के द्वारा जो सुधार किए गए उन सुधारों पर चर्चा करनी है। सुधारों में कुछ महत्वपूर्ण पक्ष एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे आर्थिक सुधार क्या थे विलियम बेंटिक के, प्रशासनिक सुधार क्या थे, न्यायिक सुधार क्या थे, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में या सार्वजनिक सुधारों के मामले में क्या क्या सुधार उसने किए हैं। तो जितने पक्ष मैंने यहां पर प्रश्न में दिए हैं उन सभी को आप कंप्लीट करोगे, अथवा में समग्र रूप से भी पूछा सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो सुधार किए गए हैं उनकी समीक्षा कीजिए। क्लियर। अगला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे। विद्रोह दैट मींस कि 1857 की क्रांति। हालांकि इसको विद्रोह नहीं कहना चाहिए, विद्रोह शब्द का इस्तेमाल करने की अपेक्षा अगर क्रांति शब्द का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, ज्यादा बेहतर होगा। क्रांति 1857 ईस्वी की क्रांति असफल क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, उन कारणों पर चर्चा करनी है विस्तार से। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज पर निबंध लिखना है। ब्रह्म समाज ने धार्मिक और समाज के क्षेत्र में, धर्म और समाज के क्षेत्र में क्या सुधार किए, या उसके धर्म और समाज के क्षेत्र के लिए कौन से सिद्धांत थे, बताइए। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रवाद क्या है। जी हां, राष्ट्रवाद क्या है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय और उदय होने के कारण क्या थे। दो टर्म इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद का आशय पूछा गया है और यहां पर राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण पूछे गए हैं। दो टर्म यहां पर आपसे पूछी गई है। प्रश्न नंबर 11 में है, कांग्रेस की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई थी। अब यहां पर जब उद्देश्य की बात आती है तो सेफ्टी वॉल्व हमेशा आप लोगों को याद आना चाहिए, सेफ्टी वॉल्व है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई और किस उद्देश्य से की गई, इस प्रश्न में पूरा विस्तार से सारे पक्ष इसके आ जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नरम दल पर एक निबंध लिखिए। जब निबंध लिखेंगे तो प्रत्येक पक्ष में लिखना ही होगा 360 डिग्री चारों तरफ घूम करके, है ना, किसी भी पक्ष को आप छोड़ नहीं सकते हो उसमें। उदारवादियों के अथवा में दिया गया उदारवादियों के प्रमुख सिद्धांत बताइए या उदारवादियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। सेम प्रश्न है, कुछ अलग नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की एक सबसे बड़ी भूल थी। एक कॉन्सेप्ट है, एक तथ्य है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की सबसे बड़ी भूल थी, स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर आपको यही बताना है कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया, जिसे आज बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बन गए हैं अलग, है ना, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करके सबसे बड़ी गलती की थी, यही तथ्य समझाना है आपको। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि लॉर्ड कर्जन ने जो विभाजन किया उसके पीछे कारण क्या थे, कारण बता दीजिए, सेम आ जाएगा, और उस कारण का परिणाम बता दीजिए। तो परिणामों से यह साबित हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन की यह भूल थी। चलिए आखिरी के दो प्रश्न माफ कीजिएगा, अभी 20 प्रश्न का डिस्कस करना है, 15 प्रश्न दिमाग में याद रह गए थे। आखिरी के 5 प्रश्न और हैं हमारे पास, अभी 6 प्रश्न हो रहे हैं। गरम दल के उदय होने के कारण, और उसी को अथवा में पूछा जा सकता है, गरम दल के उदय होने के कारण या उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उसके जन्म के क्या कारण थे। तो यार देख सकते हैं आप लोग भी, प्रश्न एक ही है, प्रश्न एक ही है, अलग तरीके से बस पूछा गया है। गरम दल के उदय होने के कारण क्या थे, या फिर उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन क्या था समझाइए, उसके जन्म के पीछे कारण क्या थे। सेम प्रश्न है, कुछ भी अलग नहीं है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम, सिंपल वे में, ठीक है ना, या कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर निबंध लिखिए। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। अथवा में 2 प्रश्न दिए गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और महत्व बताइए। तो ये सारे पक्ष जो दिए गए यहाँ पर, ये सब के सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के निबंध यदि आप लिखोगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट समाहित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे क्या कारण थे उसकी विवेचना करनी है। उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है ना। तो ऐसे कारणों पर तो आप बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए आखिरी के 3 प्रश्न बचे हैं, जरा लिख लेते फटाफट। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या क्या रही है। कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, उसकी विशेषताएं बतानी है। प्रश्न नंबर 9 में 19 में है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के योगदान की समीक्षा। तो यदि आजाद हिंद फौज के बारे में कंप्लीट पढ़ लेते हो आप, तो चाहे एग्जाम में कुछ भी कॉन्सेप्ट के नाम से पूछ ले जाए प्रश्न आपसे, आप उसको करके ही आओगे, 100% करके आओगे, 100% करके आओगे। लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से कैसे करना है, इसका नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। सब कुछ याद होना पर्याप्त नहीं है दोस्त, जो आपको याद है उसे एग्जाम में लिखना कैसे है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो आपके पास है उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका ही होता है ना।
तो खाली नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, उसका एक प्रॉपर वे में उसको तैयारी भी करनी होती है कि आपको जो प्रेजेंट करना है अपना उत्तर वो कैसे करना है, उसका एक व्यवस्थित फॉर्मेट होना चाहिए। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है भारत के विभाजन के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत का जो विभाजन हुआ उसके पीछे क्या रीजन थे, क्या कारण थे, सभी कारणों को पूरे विस्तार से बताना है। सांप्रदायिक राजनीति है ना, भारत के विभाजन का सबसे बड़ा कारण बनी थी, तो ये सारी बातें भारत विभाजन के कारणों के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये 20 प्रश्न वो हैं जो दीर्घ प्रकृति के हैं, जिन्हें विस्तार से आपको लिखना होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं दोस्तों, मजबूर होकर के मुझे इस सब्जेक्ट में 20 प्रश्न देने पड़े आपको, नहीं तो 15 से ऊपर कभी प्रश्न नहीं देता था मैं। लेकिन मैं खुद कंफ्यूज था कि 5 प्रश्न किस प्रकार से कम किए जाए, लेकिन कम करने के उस में नहीं थे कि किसी भी प्रकार, क्योंकि प्रश्न तो और भी ज्यादा थे, उन्हें किसी प्रकार से कस्टमाइज करते हुए 20 प्रश्न में यहां पर लेकर आया हूं। यदि आप ये 20 प्रश्न बेहतर तरीके से बिना कुछ भी छोड़े कर लेते हो तो एग्जाम में पार होने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, मतलब कि समझ जाइएगा कि कितने महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं उन 10 प्रश्नों की जो लघु प्रकृति के हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन्हें आप भी बहुत पसंद करते हो, क्योंकि छोटे प्रश्न होते हैं, पढ़ने में आसानी होती है, कम समय में ज्यादा प्रश्न पढ़ लेते हैं। लेकिन इसकी अच्छाई सिर्फ इतनी ही नहीं, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, विशेषता है इन प्रश्नों की। क्या है कि ये हेल्पिंग नेचर के प्रश्न होते हैं। हेल्पिंग नेचर दैट मीन्स ये कि जब आप दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में कभी अटक रहे होते हो, उलझ रहे होते हो ना, तो ये प्रश्न आपका सपोर्ट कर देते हैं वहां पर, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न लिया गया है यहां पर कर्नाटक का दूसरा और तीसरा युद्ध। हमने दीर्घ प्रकृति में कर्नाटक का प्रथम युद्ध लिया था और लघु प्रकृति में कर्नाटक का दूसरा और तीसरा दोनों युद्ध ले लिए। अब कर्नाटक वाली कहानी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। प्रश्न नंबर 2 है पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण बता दीजिए। पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन थे, लॉर्ड डलहौजी के प्रमुख सुधार कौन कौन से थे। प्रश्न नंबर 4 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, पूरा पढ़ना है कंप्लीटली। प्रश्न नंबर 5 है स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप क्या था। 6 में दिया गया है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय क्यों हुआ। प्रश्न नंबर 7 है टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। ये अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है ना, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनको, तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इवन 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन और क्रिप्स मिशन, दैट्स ऑल। ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जिन्होंने बाद में क्लास ज्वाइन की है, बीच में से सेशन को ज्वाइन किया, उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सेशन को बिल्कुल शुरुआत से देखिए, क्योंकि ये कोई क्लासेस नहीं है, ये मॉडल पेपर है दोस्तों। मॉडल पेपर में वही बातें बोली जाती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है, इसलिए किसी भी बात को इग्नोर करने का कष्ट ना करे, इग्नोर ना करे तो आपके लिए बेहतर होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में कब किस समय कौन सी बात काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए सारी बातें थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, शुरू से भी सेशन को देखिएगा, लेकिन फिर भी अभी हैंड टू हैंड जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जरा इसको देख लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि सर जो प्रश्न आपने दिए हैं इनका आंसर निकालने का वक्त हमारे पास नहीं है, हम जॉब करते हैं या हम गृहिणी हैं, कार्य करते रहते, टाइम नहीं मिलता है और इतना प्रश्न हम नोट डाउन कर नहीं सकते, एग्जाम पास में आ चुका है, हमें कंप्लीट नोट्स चाहिए जिनमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित किए गए हो और व्यवस्थित फॉर्मेट में समाहित किए गए हो, जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना होता है उस फॉर्मेट में दिए गए हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसकी आंसर शीट आप ले सकते हो। 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, यदि आप सिर्फ इस विषय की आंसर शीट लेना चाहते हो तो उसके लिए 99 का सब्सक्रिप्शन पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए, और यदि आप आपके सिलेबस के सभी विषयों की आंसर शीट चाहते हो तो उसके लिए 249 वाला सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इन दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करेंगे तो उसके बाद में आप उसके साथ ही आप ये अमाउंट लिख दीजिएगा, कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला या 249 वाला, जो है आपको सब्सक्रिप्शन का पूरा प्लान समझा दिया जाएगा किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। कमेंट करके बताइएगा मुझे कौन सा मॉडल पेपर आप अगली क्लास में देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेशन चलता रहेगा। अभी सेकेंड ईयर में भी अब मॉडल पेपर वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ये थमने वाला नहीं है, अब काफी लंबा जाएगा। दैट मीन्स कि बीए सेकेंड ईयर के सभी विषयों पर मॉडल पेपर में लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए।
ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।